नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र संकट को लेकर इस वक्त गुवाहाटी, मुंबई और दिल्ली में हलचल लगातार तेज है और गुवाहाटी में आज बागी विधायकों की बैठक हुई है। आज होटल के बाहर आकर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो अब भी शिवसेना में है। उधर फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं और थोड़ी देर के बाद अभी देवेंद्र फडणवीस की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। उधर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बीच ये भी बता दें कि संजय राउत, शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने दूसरा समन भी जारी कर दिया है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र संकट से जुड़ी ये 3 शहरों में जो हलचल है, गुवाहाटी, दिल्ली और मुंबई में, और हर हलचल पर आज तक की पैनी नजर। महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर बदलने जा रही है। सत्ता का ताज बदलने जा रहा है। मुंबई से गुवाहाटी और गुवाहाटी से दिल्ली तक हलचल है। बैठकों का दौर है। सरकार को लेकर मंथन है। नई सरकार वाया दिल्ली दरबार बनेगी, इसीलिए दिल्ली चलो की होड़ लगी। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे। देखो, हम वेट एंड वॉच की भूमिका में है। कल भी हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने इस परिस्थिति को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर टीम होगी और कोर टीम में इस विषय पे चर्चा मंथन करते हुए फिर हम निर्णय करेंगे। अभी कोई परिस्थिति में वेट एंड वॉच हम देख रहे हैं और परिस्थिती पे नजर लगाए हुए। शिवसेनेला मानणारी जनता या अशा प्रकारच्या कोणत्याही विचाराला स्थान देत नाही, हे लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत। ठीक आहे, वेट अँड वॉच जर दुसरं कोणी करत असेल समोरून, तर आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहेच। अब तो सरकार के फॉर्मूले को लेकर खबरें आ रही हैं। सूत्रों की माने तो शिंदे डिप्टी सीएम हो सकते हैं। शिंदे कैंप को 13 मंत्री पद मिल सकते हैं। इनमें 8 कैबिनेट हो सकते हैं। वही बीजेपी अपने पास 29 मंत्री पद रख सकती है। शिवसेना के बागियों के साथ सरकार बनाने को लेकर कभी खुलकर सामने नहीं आई। सब कुछ पर्दे के पीछे चलता रहा। 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने जरूरी संकेत दिया कि अब महाराष्ट्र में सिर्फ 2-3 दिन विपक्ष में बचे हैं। एवढं लवकर करून घ्या, वेळ निघून जायला लागली। त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये जर तुम्हाला संधी पाहिजे असेल तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल। पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। तर टोपे साहेब, अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे। आज आपण वर्तमान काळामध्ये बसले, माझी एक नाराजी आहे काही गोष्टीवर, कारण मी विरोधी पक्षात आहे राज्यात। नई सरकार के फॉर्मूले पर अटकलों का दौर मुंबई से दिल्ली तक चल रहा है, लेकिन उद्धव सरकार कैसे जाएगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। साफ नहीं है कि शिंदे गुट समर्थन वापस लेने की चिट्ठी लेकर राज्यपाल के पास जाएगा या फिर राज्यपाल खुद संज्ञान लेकर उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे। मुंबई से साहिल जोशी, गुवाहाटी से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। 4 से ले लीजिए, 4 से लॉन्ग से ले लीजिए। बिल्कुल, तो लगातार देखिए सियासी हलचल, चाहे दिल्ली की बात कर लें, गुवाहाटी की बात कर लें या मुंबई की बात कर लें, लगातार सियासी शहमात देने की प्रक्रिया जारी है और इस बीच राजभवन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 22 जून, 23 जून और 24 जून को जो फैसले दिए गए थे वो फाइल मंगा लिए। जहां महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की अगर बात कर लें तो विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवीण दारेकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी दरअसल, और उधर सरकार की ओर से अंधाधुंध फैसले पर लिए जाने पर सवाल खड़ा किया था, प्रश्न लगाया था। प्रवीण दारेकर ने आज तक से खास बातचीत में एक बार फिर से अपने आरोपों को दोहराया है। लीडर ऑफ अपोजिशन प्रवीण दारेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बड़ी बात सामने आई है कि गवर्नर ने पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार करोड़ों के प्रोजेक्ट 2 से 3 दिनों में अप्रूव कर चुकी है, जबकि गवर्नमेंट को लेकर के रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। इसमें आपने खत भी लिखा था, क्या जानकारी? मैंने खत लिख के
महाराष्ट्र में आज राजकीय वोलेटाइल स्थिति है, सरकार अल्पमत में है, कई मंत्रियों भी बाहर है। इसी वक्त सैकड़ों की संख्या से जीआर निकाले गए, जिस जीआर के पीछे उद्देश्य अच्छा नहीं है, गैरव्यवहार होने की शंका है। कंट्राटदारों को कई लोगों का हित जताने के लिए ये किया गया, ये मेरा आरोप है। और इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी को खत लिखा था कि इसके ऊपर ध्यान दे, कार्रवाई करे, जांच करे। और मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि यह विषय गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सरकार को इसके बारे में रिप्लाई मांगा है, उसमें इंटरवेंट किया है और जनता का हित संरक्षित करने का काम राज्यपाल महोदय ने किया है। उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यह सरकार आज इसी तरह की स्थिति होते लगभग 450-500 जीआर एक एक दिन में निकालते, अपलोड करते हैं, लेकिन हजारों जीआर है जो अपलोड ही हुए नहीं। लेकिन अपलोड नहीं हुआ इसका मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? तो आता है। तो आज कल परसों आपने अपलोड नहीं किए हुए जीआर कौन से है, वो भी लोगों के सामने आएंगे। और इस पूरे सियासी प्रकरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें तो उनकी एंट्री हो गई है। राजभवन काफी सक्रिय नजर आ रहा है। 22 जून, 23 जून और 24 जून को उद्धव सरकार ने जो भी फैसले पास किए उसकी फाइल राज्यपाल ने तलब कर ली है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया हुआ है। मुंबई से गुवाहाटी तक हलचल है। अब तक उद्धव और शिंदे कैंप में घमासान छिड़ी थी। अब राज्यपाल की भी एंट्री हो गई। राज्यपाल ने उद्धव सरकार के अंधाधुंध फैसलों की फाइल तलब कर ली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सरकारी आदेश वाली फाइलें मांगी गई हैं, जो 22 से 24 जून के बीच जारी किए गए। विपक्ष का आरोप है कि 3 दिन में उद्धव की अस्थिर सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को क्लियर कर करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी। राज्यपाल कोश्यारी ने बीजेपी नेता और विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायती चिट्ठी को आधार बनाया। प्रवीण दरेकर ने 24 जून को ही राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और अंधाधुंध फैसले ले रही है। 3 दिन में 200 से ज्यादा फैसले लेने, करोड़ों रुपए जारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे सीएम आवास खाली कर चुके हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में अंधाधुंध फैसले शक पैदा करता है। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र सरकार धड़ल्ले से काम करती नजर आ रही है, क्योंकि महज कुछ दिनों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, प्रपोजल्स और फाइल्स साइन कर चुकी है सरकार। और अब इस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि राज्यपाल के ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है और पिछले 3 दिनों में यानी 22 जून से 24 जून तक कितने प्रपोजल्स साइन हुए हैं इसके डिटेल्स उन्होंने मंगवाए हैं। राज्यपाल की चिट्ठी पर शिवसेना भड़क गई। संजय राउत ने तो पुरानी पड़ी फाइलों को निपटाने का सुझाव दे दिया। अरे बापरे, त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांचे टेबलावर पडून आहेत राजभवनाच्या झाडी झुडपात। त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून जीवदान काय देऊ शकलो नाही। 12 आमदार विधान नामनियुक्त। ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झालाय, त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लियर करावी। महाराष्ट्र में मौजूदा हालात में राजभवन की भूमिका काफी बढ़ गई है। राज्यपाल की हर गतिविधियों पर नजर है। राज्यपाल ने सिर्फ फाइलें ही नहीं मंगाई, बल्कि बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर डर दूर करने के लिए डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा देने को भी कहा। अब फ्लोर टेस्ट को लेकर राजभवन पर नजर है। क्या राज्यपाल स्वतः संज्ञान लेते हैं या फिर अविश्वास मत आने का इंतजार करते हैं? मुंबई से साहिल जोशी और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
लेकिन इन तमाम सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने नेताओं से भावुक अपील कर रहे हैं। जी हां, उद्धव की बागियों से ये भावुक अपील है। कहते हैं कि परिवार के मुखिया के नाते मुझे आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है। कुछ दिनों से आपको कमरों में बंद करके रखा गया है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आगे लिख रहे हैं कि हर दिन आपके बारे में नई जानकारी सामने आती है, सामने निकलकर आती है। तो उद्धव की बागियों से ये भावुक अपील है। आगे लिख रहे हैं कि आप में से कई अब भी मेरे संपर्क में हैं। चलिए इस पर हम जानकारी हासिल करने के लिए रुक करते हैं। मुंबई का पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, एक तरफ संजय राउत की बात करें तो उन पर आरोप लगता है कि वो अपने विधायकों को धमका रहे हैं, धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो इन दोनों के मायने क्या है, किस तरह से इसको ये क्या दर्शाता है? देखिए इमोशनल कार्ड तो आज संजय राउत ने भी थोड़ा बहुत खेला, क्योंकि आज जब सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है उन्हें, और दोस्त के नाते जो लैंग्वेज थी, जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था वो काफी अलग था पिछले कुछ दिनों के एग्रेसिव स्टांस के। तो उन्होंने कहा एक दोस्त की हैसियत से मैं देवेंद्र फडणवीस से कहना चाहता हूं कि उस मामले में ना बढ़े, क्योंकि इससे उनकी इंटीग्रिटी ही आहत होने वाली है। उद्धव ठाकरे जानते हैं नंबर्स उनके साथ नहीं है, पॉलिटिकल मोमेंटम उनके साथ नहीं है। एकनाथ शिंदे कैंप को लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से मिल रहा है। रैंक एंड फाइल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जाती जा रही है। एक ऐसे समय में आखिरी दांव खेला है उद्धव ठाकरे ने, इमोशनल अपील करी है, और ये इमोशनल अपील हालांकि एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ करी गई है, लेकिन इसका पूरा मतलब यही है कि अपने जितने महाराष्ट्र के पूरे कार्डर्स हैं रैंक एंड फाइल तक वो इस वक्त पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल कार्ड तो इस वक्त खेलना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो इमोशनल कार्ड है इसको खेलने में कहीं थोड़ी देरी तो नहीं हो गई है। ये इमोशनल कार्ड एक ऐसे समय में खेला जा रहा है जबकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग करने के बाद दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, और खबरें अब ये हैं कि वो अमित शाह से मिलने वाले हैं। मुंबई में इस बीच पंकज शिंदे खेमा तो ये कह रहा है कि आज कैबिनेट बैठक भी बुलाने वाले हैं। उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। शिंदे खेमा कह रहा है कि भाई कैबिनेट की बैठक क्यों बुला रहे हैं जब अल्पमत में उनके पास तो नेताओं की संख्या ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। डे वन से एकनाथ शिंदे कैंप कहते आ रहा है कि वो अलग नहीं है। आप ये क्यों कहते हैं कि वो बागी हैं? वो अलग नहीं है, वो शिवसेना से अलग नहीं हुए। असल शिवसेना तो वही है। कारण बिल्कुल टेक्निकल और लीगल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि जो संख्या है, जो बल है, वो तो उनके साथ है। जब 55 में से 38 या उनसे 38+1 या 40 तक अगर जाने की जो बात हो रही है वो उनके साथ है, जब 2/3 उनके पास है, तो फिर आखिर असली शिवसेना कौन हुई? और यही बात अब वो पूरी लीगैलिटी, सारी टेक्निकलिटी जो अब आगे आने वाली है, गवर्नर जब हाउस में जब ये पूरी बात जाएगी तब भी प्ले में आएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ी इमोशनल अपील करी है अपने तमाम कार्डर से, एकनाथ शिंदे कैंप से, लेकिन थोड़ी देर तो नहीं हो गई इस इमोशनल अपील को। बिल्कुल देखना होगा कि क्या आखिरी ये एक तरह से दाव खेलने की कोशिश है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में जब होटल से बाहर आए तो क्या कुछ प्रतिक्रिया दी? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मुंबई जल्द से जल्द आऊंगा, लेकिन दिल्ली क्यों जाऊंगा? जरा सुनिए। मुंबई हम लोग जल्दी जाएंगे। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं, और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं, और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल। एकनाथ शिंदे को भी आप सुन रहे थे। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से पंकज उपाध्याय। पंकज, राजनीति में बैठकों और मेल मुलाकातों के काफी मायने निकाले जाते हैं। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस सबसे थोड़ी देर के बाद गृहमंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं, वहीं एकनाथ शिंदे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली आएंगे, लेकिन दिल्ली नहीं आएंगे। इसको किस तरह से देखा जाए, क्या मायने इसके हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त शिवसेना भवन में हूं। हलचल यहां पर एक बार फिर से बढ़ गई है। अनिल देसाई, दिवाकर राउते और विनायक राउत
ये तमाम शिवसेना के 3 बड़े नेता हैं, 3 बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो इस वक्त शिवसेना भवन के अंदर हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। विनायक राउत जब अंदर गए थे तब मैंने उनसे बातचीत करी थी कि आप क्या कहना चाहेंगे। देवेंद्र फडणवीस तो अब दिल्ली पहुंच गए हैं, इसके बाद क्या घटनाक्रम होने वाला है वो तो आप भी समझ रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है जो महाराष्ट्र में इस वक्त छाया हुआ है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है। उन्होंने ये कहा कि शिवसेना पहले से जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी का ही करा धरा है, लेकिन अब जबकि ऐसे क्रिटिकल समय में देवेंद्र फडणवीस दिल्ली चले गए हैं और ये बात सामने आ रही है कि वो अमित शाह से मिलने वाले हैं, अब इस बात को साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस पूरे प्रकरण के पीछे है। मेरा अगला सवाल था, अब अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो शिवसेना क्या करने वाली है? वो क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? तो ऐसे में विनायक राउत ने कहा है शिवसेना देखेगी उसको ऐसे में क्या करना है। बड़ी एग्रेसिव टोन में कहा कि जो करना होगा वो करेगी। फिर यह भी जोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त काफी मिसकम्युनिकेशन फैलाने की कोशिश कर रही है रैंक एंड फाइल में, और यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से कोई भी संपर्क नहीं साधा है। उद्धव ठाकरे अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, उन्हें जो भी कहना होगा वो मीडिया में आके सबके सामने कहेंगे, और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। नोटिस करिए, उद्धव ठाकरे हालांकि जान रहे हैं कि यहां पर लेजिस्लेचर पार्टी के ऊपर से उनकी ग्रिप छूट गई है, लेकिन एग्रेसिव स्टांस बनाना रैंक एंड फाइल के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टी से तो ग्रिप छूटी है, लेकिन जो पार्टी के ऊपर पूरा होल्ड है वो उनके हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए चाहे तमाम जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो संजय राउत है जिनका कहना है चाहे उनको जेल में डाल दिया जाए, वो गुवाहाटी नहीं जाएंगे, चाहे इस वक्त उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने एक इमोशनल अपील करी है, एग्रेसिव स्टांस ग्राउंड जीरो पर शिवसेना नहीं छोड़ रही है। बहुत शुक्रिया पंकज उपाध्याय इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट साझा करने के लिए। तो खेल ये पूरा कुर्सी का है और इसीलिए दिल्ली, गुवाहाटी और महाराष्ट्र में इसके लिए जंग देखने को मिल रही है और हलचल काफी तेज है। सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद अब शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक्शन में आ चुके हैं। शिंदे गुट खुद को ही असली शिवसेना बता रहा है, वहीं उद्धव गुट बार बार एक ही बात दोहरा रहा है। पहले जरा मुंबई तो आओ। महाराष्ट्र में शतरंज की बिसात पर शह और मात का खेल पूरे शबाब पर है। खिलाड़ियों में 2700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, पर एक के बाद एक सियासी चाल चलने में कोई पीछे नहीं है। हर कोई अपना दावा ज्यादा मजबूत बता रहा है, सही समय आने पर अपने पत्ते खोलने का भरोसा दिला रहा है। और इन्हीं दावों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर बड़ा एक्शन लिया है। 8 बागी मंत्रियों से उनका विभाग छीन लिया गया। उधर शिंदे गुट उद्धव ठाकरे पर पलटवार की तैयारी में। जल्द ही शिंदे गुट राज्यपाल से मुलाकात कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। देखो, ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। शिवसेना में बगावत कर दी वो लोगों ने और भाग गए, तो डर किस बात की है? अगर आपको समर्थन है, आपके साथ लोग हैं, तो डरने की और भागने की जरूरत नहीं है। बात रही मेरे वक्तव्य की, मेरे वक्तव्य तोड़मोड़ करो, उसका सब न्यायालय में बता रहे हैं कि मैंने इतना ही कहा कि जो लोग 40 लोग वहां गए हैं वो सिर्फ शरीर उनका चल रहा है, बाकी तो उनका आत्मा मर गया है। सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। इस बीच शिवसेना अपने बागियों को गुवाहाटी से मुंबई आने पर मजबूर करने की रणनीति अपना रही है, तो दूसरी ओर गुवाहाटी में बैठे बागी शिवसेना समर्थक ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि एनसीपी के साथ रिश्ता पार्टी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बागी गुट के दीपक केसरकर ने खुली चिट्ठी लिखी और संजय राउत के खिलाफ जोरदार निशाना साध दिया। दीपक केसरकर ने लिखा, लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, हम सत्ता में हैं, लेकिन अगर संजय राउत की सलाह पर पूरी पार्टी शरद पवार से शादी के बंधन में बंधना चाहती है तो शिवसेना का क्या होगा? दीपक केसरकर ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा, दुर्भाग्य से जिन्हें जनता ने कभी नहीं चुना वो संजय राउत पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं। संजय राउत शरद पवार के गले में ताबीज है। आप शिवसेना को बीजेपी से दूर करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर शिवसेना हमें हिंदुत्व से दूर ले जाने वाली है तो हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं? शरद पवार साहब इस देश के राज्य के बड़े नेता है, बाला साहब ठाकरे के करीबी मित्र भी रहे हैं,
मददगार है सबके। कौन से परिस्थिति में ये सरकार बनी है ये शिंदे जी को मालूम है। शिंदे जी हमारे मित्र है और उसी एनसीपी सपोर्टेड गवर्नमेंट में शिंदे जी को बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिले हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद था तो आप मिनिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए थे, कैबिनेट में पहले दिन इस्तीफा देना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है, क्या हम एनसीपी के साथ जा रहे हो? अगर आप इस सरकार में मुख्यमंत्री बना देते तो आप तो बहुत खुश होते। दीपक के सर्कल से पहले एकनाथ शिंदे ने नवाब मलिक को लेकर शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उनका समर्थन कैसे कर सकती है जिनका दाऊद से सीधा संबंध है, जिन्होंने मुंबई बम विस्फोट कर निर्दोष मुंबईकरों को मार डाला। ये कदम इसके विरोध में उठाया गया है। उनको बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी पड़ेगी ना, और किसके साथ बनाएंगे? उनको बीजेपी में मर्ज होना पड़ेगा। कानून तो यही कहता है, एंटी डिफेक्शन। और इसलिए जो भी शिवसेना के लिए सामने आकर लड़ेंगे, बात करेंगे, स्वाभिमान की बात करेंगे, उनको जेल में डालो, उनके पीछे एजेंसी लगाइए, यही मामला चलेगा। खुद एकनाथ शिंदे को एजेंसी ने डरा धमका कर वहां भेज दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको मालूम है। शिवसेना में आए सियासी तूफान के बीच महाराष्ट्र में बीजेपी भी एक्शन में आ गई है। फडणवीस के घर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। उधर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने भी बीजेपी की सक्रियता का संकेत दिया। बीजेपी को सिर्फ 3-4 दिन का विपक्ष बता दिया। गेलं नाही तर याची इतकी चांगली संधी आपल्या जिल्ह्याला पुढच्या काळात कधी मिळणार नाही। मी केंद्रामध्ये मंत्री आहे, भैयासाहेब राज्यामध्ये मंत्री आहे। मला तर काय आता मंत्री होऊन 2.5 वर्ष झाले, 12-14 वर्ष तुम्हाला उरायले। तर 14 वर्षांमध्ये तुम्ही जे जे केलं आणि अजून काही करायचं राहिलं तेवढं लवकर करून घ्या, वेळ निघून जायला लागली। कानूनी और सियासी दांवपेच के बीच महाराष्ट्र में बवाल बढ़ रहा है। दोनों ओर के हमलों से महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के सियासी संकट में राजभवन भी एक्टिव मोड पर है। कोविड के उभरते ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसले पर हिसाब मांग लिया है। राज्यपाल ने 22, 23 और 24 जून को लिए फैसले की फाइल मंगवाई है। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया हुआ है। मुंबई से गुवाहाटी तक हलचल है। अब तक उद्धव और शिंदे कैंप में घमासान छिड़ी थी। अब राज्यपाल की भी एंट्री हो गई। राज्यपाल ने उद्धव सरकार के अंधाधुंध फैसलों की फाइल तलब कर ली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सरकारी आदेश वाली फाइलें मांगी गई हैं, जो 22 से 24 जून के बीच जारी किए गए। विपक्ष का आरोप है कि 3 दिन में उद्धव की अस्थिर सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को क्लियर कर करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी। राज्यपाल कोश्यारी ने बीजेपी नेता और विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायती चिट्ठी को आधार बनाया। प्रवीण दरेकर ने 24 जून को ही राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्धव सरकार अल्पमत में है।